अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल पुर इसरार उर्दू कहानियाँ। पेश खिदमत है आसिफ ज़दा हवेली पार्ट 2। चीखों की आवाज़ें ज़्यादा खौफनाक हो गई थी और हमारे पीछे आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे किले के भूत हमें हलाक करने के लिए हमारी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। मैंने एक लम्हे के लिए पीछे मुड़ कर देखा। पीछे आग के शोले थे। हर शोले की शक्ल सांप की तरह थी और ये आग के सांप लहराते फुनकारते हमारे इतने करीब आ गए थे कि किसी भी लम्हे हम दोनों को जलाकर भस्म कर सकते थे। जब आग के एक शोलेनुमा सांप ने मेरे जिस्म को अपनी लपेट में लेना चाहा, तो औरत ने मुझे ज़ोर से अपनी तरफ खींच लिया और फिर ऐसा हुआ कि मुझे नहीं मालूम किस तरह से मेरे पाँव अपने आप ज़मीन से 2-3 फीट बुलंद हो गए और मैं इस मावराई औरत के साथ फ़िज़ा में परवास करता हुआ तेज़ी से किले के दरवाजे से बाहर निकल गया। जंगल में रात के पिछले पहर का अंधेरा छाया हुआ था। औरत मेरी कलाई थामे मुझे अपने साथ लेकर दरख्तों के दरमियान से इस तेज़ी से परवास करती चली जा रही थी कि जैसे दरख्त इसको खुद ब खुद रास्ता दे रहे हैं हो। मेरा एक हाथ इस मौराई औरत की गिरफ्त में था, दूसरे हाथ में बंदूक थी। मैं अपने आप किसी मौराई ताकत के ज़ेर असर फ़िज़ा में तैरता चला जा रहा था। दरख्त सामने आते तो मैं आंखें बंद कर लेता कि दरख्त से टकराने लगा हूँ, लेकिन दरख्त से टकराए बगैर मैं औरत के साथ आगे निकल जाता। मैं कब तक इस औरत के साथ प्रवास करता रहा, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। फिर ऐसा हुआ कि हम रात की तारीकी में एक दरिया के ऊपर से गुजर गए। दरिया के दूसरे किनारे पर मुझे अंधेरे में एक वीरान सा खंडर दिखाई दिया। वह औरत खंडर के पास जाकर ज़मीन पर उतर गई। मेरे पाँव भी ज़मीन पर लग गए। मैं इस औरत से बात करते डर रहा था। मैं समझ गया था कि यह औरत नॉर्मल ज़िंदा औरत नहीं है, बल्कि एक बदरू है जो मेरे लिए किसी न किसी मुसीबत का बांस बन सकती है। मैंने गलती की थी कि उसे मर्तबान से आज़ाद कर दिया था। अब मालूम नहीं है मेरे साथ क्या सुलूक करने वाली थी। उसने अभी तक मेरी कलाई पकड़ रखी थी। उसके हाथ की गिरफ्त बड़ी सख्त थी, इतनी सख्त कि मेरे जैसे सख्त सेहतमंद शिकारी आदमी की कलाई दर्द करने लगी थी। जब वो मुझे साथ लेकर खंडर में दाखिल होने लगी तो मैंने अपने कदम रोक लिए और हिम्मत करके उस औरत से कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तुम मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया है। अब जहाँ जी चाहे चली जाओ। औरत ने मेरी कलाई छोड़ दी। वो बिल्कुल मेरे करीब खड़ी थी। आसमान पर सुबह का उजाला नमूदार होने लगा था। शहर की धुंधली रोशनी में उस औरत ने की सुबह की धुंधली रोशनी में उस औरत की आंखें सिया हीरो की तरह चमक रही थी। इस चमक में इस इस चमक में एक मोहब्बत और रहम का एहसास था। यह औरत दराज कद थी और इसमें कोई शक नहीं था कि वो खूबसूरत थी। उसका रंग गोरा गंदमी था, मगर चेहरे के नकुश बड़े दिलकश थे। कहने लगी, तुमने मुझे रघु की कैद से आज़ाद करके मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है कि तुम इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। तुम्हारी ज़िंदगी की हिफाजत अब मेरा फ़र्ज़ बन चुका है। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी हिफाजत की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूँ। मुझ पर मेहरबानी करो और मेरा पीछा छोड़ दो। यह कहकर मैंने बंदूक कंधे पर रखी और वापस जाने के लिए मुड़ा तो उस औरत ने पीछे से मेरा बाजू पकड़ लिया और बोली, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। मैंने अपना बाजू छुड़ाते हुए कहा, मैं मुसलमान हूँ। मेरी ज़िंदगी और मौत मेरे अल्लाह के इख्तियार में है। औरत ने एक बार फिर मेरा बाजू पकड़ लिया और कहा, मैं जानती हूँ तुम मुसलमान हो। मैं तुम्हारे बारे में इतना कुछ जानती हूँ कि खुद तुम भी नहीं जानते। मैं अगरचे हिंदू ब्राह्मण के घर पैदा हुई थी, लेकिन मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। मैं भी मुसलमान हूँ। मैं जानती हूँ ज़िंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन अल्लाह पाक का ये भी हुक्म है कि अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करो और जानबूझकर अपने आप को हलाकत में ना डालो। मैं हैरान सा होकर उस औरत को देख रहा था। ये एक कत्ल हो चुकी औरत की रूह या बदरूह थी, मगर बिल्कुल नॉर्मल और ज़िंदा औरत की तरह बोल रही थी। अजीब बात यह थी कि अब मुझे इससे बिल्कुल खौफ महसूस नहीं हो रहा था, मगर मैं इसके पास एक सेकंड के लिए भी ठहरने को तैयार नहीं था। मैं इस रूहों बदरूहों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। चुनांचा मैंने कहा, खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो। तुम एक बदरू हो। मैंने तुम्हें कत्ल करते और मरते देखा है। तुम एक मुर्दा औरत हो। तुम एक बदरू हो। मुझे छोड़ दो।
और मैं अपना बाजू छुड़ा कर तेज तेज चल पड़ा। मैंने एक लम्हे के लिए भी पीछे मुड़कर ना देखा। उस औरत की बदबू चली गई या वहीं खड़ी है। सुबह का नूर चारों तरफ जंगल में फैलने लगा। मेरा रुख दरिया की तरफ था। ये वही दरिया था जिसके ऊपर से वो औरत मुझे प्रवास करते हुए लाई थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, जंगल ज़्यादा घना होता जा रहा था। दरख्त तो इतने गुंजान थे कि उन्होंने सारे जंगल में एक छत डाल रखी थी। उन दरख्तों के नीचे दिन की रोशनी शायद कभी नहीं पहुंचती थी। दरिया इस जंगल के पार था। मुझे उम्मीद थी कि दरिया पर कोई ना कोई घाट ज़रूर होगा जहाँ से देहाती लोग दरिया पार करते हैं, और वहीं से दरिया पार करके किसी रेलवे स्टेशन पर पहुँचने की कोशिश करूँगा ताकि वहाँ से कोई गाड़ी पकड़कर इस मनहूस जंगल से निकल जाऊँ। भरी हुई डबल बैरल बंदूक मैंने कंधे पर रखी हुई थी। मैगजीन वाला थैला उस मनहूस किले की कोठरी में ही भागते वक्त रह गया था। सिर्फ चाकू मेरी जैकेट की जेब में था। चाकू मैंने निकाल कर हाथ में पकड़ लिया, क्योंकि दरख्तों के दरमियान अगर उगी हुई झाड़ियाँ और दरख्तों से लटकती बेलें मेरे रास्ते में आ रही थी। मैं चाकू से इन्हें काट कर गुजरने के लिए रास्ता बनाता जा रहा था। आखिर यह गुंजान जंगल ख़त्म हो गया और मैंने अपने सामने एक टीले को देखा जिसके दामन में एक सियाह चट्टान रास्ता रोके खड़ी थी। मैं हैरान हो रहा था कि अभी तक दरिया का किनारा क्यों नहीं आया। ये सोचकर कि शायद ये दरिया टीले के अकब में बह रहा हो, मैं टीले की तरफ बढ़ा। चट्टान के करीब पहुंचा ही था कि जंगल एक भयानक इंसानी चीख की आवाज़ से गूंज उठा। मैं डर कर वहीं खड़ा हो गया और बंदूक सीधी कर ली। चीख की आवाज़ के फौरन बाद चट्टान के नीचे से एक सियाह फाम आदमी नमूदार हुआ और उसके हाथ में नंगी तलवार थी। उसकी सुर को आंखों से चिंगारियाँ सी फूट रही थी। वह तलवार लहराता मेरी तरफ चला आ रहा था। मैंने फौरन उस पर फायर कर दिया। बंदूक का धमाका हुआ, मगर मैं ये देखकर लरज गया कि इस सियाफाम आदमी पर बंदूक के फायर का कोई असर नहीं हुआ था। अब वो तलवार उठाए मुझे कत्ल करने दौड़ता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। जब वो मुझसे 15-20 फीट दूर रह गया तो मैंने इसके दिल का निशाना लेकर डबल बैरल गन का दूसरा फायर कर दिया। इस गन में 2 कारतूस थे, जिसके एक फायर से ताकतवर शेर भी गिर पड़ता था, मगर इस सियाफाम हबशी पर कोई असर नहीं हुआ था। हालांकि दोनों फायर मैंने करीब से किए थे। सियाफाम हबशी किसी देव की तरह ऊंचा लंबा था। उसने मुझ पर जैसे ही तलवार का भरपूर वार करना चाहा, वो ऐसे लड़खड़ाकर पीछे को गिरा जैसे किसी ने उसे आगे से धक्का दे दिया हो। यह धक्का मैंने नहीं दिया था। मुझ पर तो मौत से पहले का सख्ता सा तारी हो चुका था, क्योंकि वो देव हैकल सियाफाम हबशी तलवार उठाए इतनी तेज़ी से मेरे करीब पहुंच गया था कि अगर उसे धक्का न लगता तो उसने चश्म जदन में मेरी गर्दन उड़ा देनी थी। अब मैं इस बात पर हैरान था कि उसको आगे से धक्का किसने दिया था। वहाँ मेरे सिवा और कोई नहीं था। सियाफाम हबशी ज़मीन पर गिर पड़ा था। इसके सीने में एक लंबा खंजर उतरा हुआ था और खून का फव्वारा उबल रहा था। मेरे देखते देखते हबशी की लाश लाश सीने में उतरे हुए खंजर समेत इस तरह गायब हो गई, जिस तरह किले में उस खूबसूरत औरत की लाश गायब हो गई थी, जिसे मेरी आंखों के सामने तख्त पर लटका कर कत्ल किया गया था। ये सारा भटकी हुई बदरूहों और भूतों और चुड़ैलों का खेल था, और उसकी हकीकी और पाकीज़ा दुनिया से कोई वास्ता नहीं था। मेरे साथ बिन बदरूहों की मखलूक का कोई रिश्ता न जुड़ता अगर मैं सियाह से भी मर्तबा ना खुलता। लेकिन मुझे बदरूहों और आसेब ज़दा हवेलियों और किलों का सुराग लगाने का शौक़ ले डूबा था। मैंने बदरूहों की हकीकत मालूम करने और उनकी पुरस्रार दुनिया का मुशाहिदा करने के शौक़ में इस मर्तबान को खोल दिया था जिसमें एक बदरू कैद थी। ये सारी मुसीबत मेरी अपनी लाई हुई थी। इसलिए बुजुर्ग कह गए हैं कि आदमी को अपनी हद के अंदर रहकर अल्लाह के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए पाकीज़ा और सादा ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। ख्वाह इधर उधर हाथ पाँव मारने से आदमी को कुछ नहीं मिलता और नेकी और सादगी के रास्ते से भी भटक जाता है। बहरहाल अब मैं फंस गया था और इसी कोशिश में लगा था कि किसी तरह इन बदरूहों के चक्कर से निजात हासिल कर लूँ। मगर मुझे महसूस हो रहा था कि ये काम इतना आसान नहीं है और मेरे बस में भी नहीं है। मेरी हालत इस आदमी जैसी हो गई थी जो दलदल में धंस गया हो। एक पाँव दलदल से बाहर निकालता हो तो दूसरा पाँव दलदल में और ज़्यादा धंस जाता हो।
मैंने अपने दिल में खुदा को हाजिर नाजिर जानकर तौबा कर ली थी कि आइंदा कभी किसी जिन भूत चुड़ैल या किसी आसेब की खोज में नहीं निकलूंगा। आइंदा के लिए तो खुदा ने मुझे ज़रूर माफ़ कर दिया था, लेकिन जो काम मैं ख़राब कर चुका था उसे ठीक होते हुए भी वक्त चाहिए था। क़ारीन किराम, मेरी आवाज़ आपको आप समझ रहे होंगे, तबीयत ख़राब थी। तबीयत नासाज होने की वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था, लेकिन आप लोगों के सब्र को देखते हुए आप लोगों ने कोऑपरेट किया इसके लिए, और ख़ासा दिन हो गया है, तबीयत सुधर नहीं रही है। तो जैसी भी आवाज़ है मैनेज कर लो। इंशाल्लाह तबीयत सही होंगी तो रेगुलर वीडियोज़ आएंगे। और हाँ, एक गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का दबा लो, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिल सके। और कहानी पसंद आए को तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से मुस्तफ़िज़ करवाइएगा। चलते हैं कहानी की तरफ। हफ्शी की खून आलूद लाश गायब होते ही मैं उस मनहूस जगह से आगे चल दिया। मैं जंगल के की दरिया वाली सरहद के करीब पहुंच चुका था। कुछ देर के बाद मैं जंगल से बाहर निकल आया। सामने दरिया बह रहा था, मगर वहाँ न कोई घाट था, न कश्ती नज़र आ रही थी। दरिया का पाट ज़्यादा चौड़ा नहीं था, मैं उसे तैर कर पार कर सकता था। मैं दरिया में उतरने की तैयारी कर ही रहा था कि मुझे एक तरफ से एक कश्ती आती दिखाई दी। मैं वहीं रुक गया। कश्ती में एक मल्लाह बैठा इसे चला रहा था। कश्ती का रुख इसी तरफ था जिधर मैं खड़ा था। कश्ती मेरे करीब आकर किनारे पर रुक गई। कश्ती का मल्लाह एक 15-16 साल का लड़का था। कहने लगा, बाबू, दरिया पार जाना है तो आ जाओ, मैं तुम्हें देख कर ही आया हूँ। मैंने कहा, हाँ भाई, मुझे पार ले चलो। मल्लाह लड़का बोला, 10 रुपये किराया होगा। मैंने कहा, बेशक, तुम 20 रुपये ले लेना। लड़के ने खुश होकर कहा, तो फिर बैठ जाओ बाबू। मैं कश्ती में सवार हो गया और कश्ती दरिया के बहाव के रुख चलती हुई आहिस्ता आहिस्ता दूसरे किनारे की तरफ बढ़ने लगी। मैंने लड़के से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मल्ला लड़के ने जवाब दिया, मेरा नाम भलवा है। मैंने कहा, भलवा, ये बताओ, दरिया पार उधर कौन सा शहर है? लड़के ने चप्पू चलाते हुए कहा, इधर शहर तो कोई नहीं है, हमारा गांव मंडाला है। क- तुम्हें कहाँ जाना है बाबू? मैंने कहा, भाई, मुझे झांसी जाना है। ये बताओ कि मैं झांसी कैसे पहुंच सकता हूँ? मल्लाह लड़का बोला, बाबू, झांसी तो यहाँ से बहुत दूर है, ये दरिया भी इस तरफ को नहीं जाता। मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हें बेतालगढ़ के घाट तक पहुँचा देता हूँ। वहाँ से तुम्हें झांसी जाने वाली कोई ना कोई गाड़ी शायद मिल जाए। बेतालगढ़ में एक रेलवे स्टेशन है। मुझे उम्मीद की किरण नज़र आई। मैंने पूछा, बेतालगढ़ यहाँ से कितनी दूर है भलवा? लड़के ने कहा, दरिया के बहाव पर चलते चलते 2 घंटे तो लग ही जाएंगे, मगर उसके 50 रुपये लगेंगे। मैंने कहा, मैं तुम्हें 60 रुपये दूंगा, मगर मुझे किसी तरह बैतालगढ़ पहुंचा दो। मल्ला लड़के ने कश्ती को किनारे की तरफ ले जाने की बजाय उसे दरिया के बहाव पर डाल दिया और बोला, भगवान भली करेगा। धूप खूब निकल आई थी। मौसम धूप की वजह से गर्म हो रहा था। मैंने खाली बंदूक कश्ती के एक तरफ रख दी थी। मल्लाह लड़के ने बंदूक को देखा तो बोला, बाबू, तुम शिकारी हो? मैंने गहरा सांस भरकर कहा, हाँ भाई, यही समझ लो, शिकारी हूँ। लड़के ने पूछा, शेर मारते हो? मैंने कहा, हाँ। अगर शेर सामने आ जाए तो और हमला कर दे तो उसे मारने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। वैसे मैं सांभर और हरनों वगैरह का शिकार करता हूँ। लड़का कहने लगा, बाबूजी, जिस जंगल से तुम आ रहे हो वहाँ तो भूत प्रेत रहते हैं। मैं लड़के से ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहता था, मगर उसके सवालों के जवाब देने पर मजबूर था। इस तरह से मैं उसके रहम करम पर था। मैंने बेदिली से कहा, पता नहीं, रहते होंगे। लड़का बोला, बाबू, मालूम है, इस जंगल में एक रानी बाई का किला है। इस किले में रात को एक औरत के गाने और रोने की आवाज़ें आती है। मैंने बेनियाजी से कहा, आती होंगी। लड़के ने कहा, तुमने कोई आवाज़ ज़रूर सुनी होगी। मैंने कोई आवाज़ नहीं सुनी, मैंने जवाब दिया, और उसकी उसके बाद अपनी आंखें बंद करके सर नीचे कर लिया, जैसे सोना चाहता हूँ। लड़का बोला, बाबू, सोना मत। मैंने जल्दी से आंखें खोल दी और लड़के से पूछा, क्यों, क्या बात है? क्या यहाँ सोना मना है? लड़के ने कहा, मना नहीं है बाबूजी, मगर गांव के
मंदिर के पुजारी जी का कहना है कि दरिया में दिन के वक्त सफ़र करते हुए अगर कोई मुसाफिर कश्ती में सो जाए तो दरिया में से मगरमच्छ निकलकर हमला कर देता है। ये लड़का भी अजीब मुसीबत था। मैंने घड़ी पर नज़र डाली। अभी बैतालगढ़ के घाट तक पहुंचने में 1.5 घंटा बाकी था। मैंने सोने का ख्याल दिल से निकाल दिया और बातूनी लड़के की बातें सुनने और उसके जवाब देने पर तैयार हो गया। 2 घंटे के सफ़र के बाद दरिया के किनारे दूसरे किनारे पर दूर से मुझे किसी बस्ती के मकान नज़र आना शुरू हो गए। मल्ला लड़के ने कहा, देखो बाबू देखो, वो बैतालगढ़ के मकान है। मैंने लड़के से पूछा, बैतालगढ़ का रेलवे स्टेशन किस तरफ है? लड़का कश्ती किनारे की तरफ ला रहा था। कहने लगा, गांव से थोड़ी दूर आगे दरिया के किनारे पर ही है। मैंने लड़के से कहा कि वो मुझे किनारे पर इस जगह ले जाए जहाँ रेलवे स्टेशन है। उसने जवाब में लड़के ने कहा, नहीं बाबू, मैं इस तरफ नहीं जा सकता। मैं घाट पर भी नहीं जाऊंगा। वहाँ ठेकेदार मुझसे किराए के आधे पैसे ले लेगा। मैं तुम्हें इसी जगह उतार दूंगा, तुम खुद ही रेलवे स्टेशन पहुँच जाना। मैंने कहा, ठीक है, चलो ठीक है भाई, तुम मुझे इसी जगह उतार दो, तुम्हारा शुक्रिया। लड़का कश्ती को किनारे के करीब लाते हुए बोला, शुक्रिया किस बात का बाबू, तुमने मुझे 60 रुपये किराया दिया, मैंने तुम्हें बैतालगढ़ पहुंचा दिया। मल्ला लड़के ने कश्ती किनारे पर एक तरफ करके खड़ी कर दी। मैं बंदूक कंधे से लटका कर कश्ती से उतर गया और जेब से पैसे निकालने लगा कि लड़के को 60 रुपये दूँ। मेरी पूछ तो कश्ती की तरफ थी। जेब से रुपये निकालकर मैंने कश्ती की तरफ मुँह किया तो ये देखकर हैरत ज़दा रह गया कि वहाँ ना कश्ती थी ना मल्लाह लड़का था। दरिया का किनारा खाली पड़ा था। 10-10 रुपये के 6 नोट मेरे हाथ में थे और मैं आलम हैरत में डूबा दरिया की तरफ देख रहा था। दरिया में दूर दूर तक किसी कश्ती का नामो निशान तक न था। मैंने करेंसी नोट वापस जेब में रखे और गांव की तरफ चल पड़ा। काफ़ी बड़ा गांव था। खेतों में कुछ किसान काम कर रहे थे। मल्लाह लड़के ने कहा था कि रेलवे स्टेशन की दूसरी जानिब दरिया के करीब ही है। मैं गांव के में चक्कर काट कर इस तरफ दूसरी तरफ निकल आया। यहाँ मुझे ज़रा ऊंचाई पर एक रेलवे सिग्नल दिखाई दिया। उसकी रहनुमाई में मैं बैतालगढ़ के स्टेशन पर पहुंच गया। यहाँ से बटावा तक मुझे एक पैसेंजर ट्रेन मिल गई। बटावा छोटा सा जंक्शन था। वहाँ से रेलवे लाइन झांसी को जाती थी। 2 घंटे मुझे इंतज़ार करना पड़ा। मैंने स्टेशन पर ही कुछ खा पी लिया। झांसी जाने वाली गाड़ी आई तो मैं उसमें बैठ गया। वहाँ से झांसी काफ़ी दूर था। रेलगाड़ी भी हर स्टेशन पर खड़ी होती थी। दिन के 2 बजे उसने मुझे झांसी पहुँचा दिया। यहाँ से मुझे एक मेल ट्रेन मिल गई। इसने मुझे दूसरे दिन मुंबई पहुँचा दिया। स्टेशन से ऑटो रिक्शा लेकर मैं सीधा अपने दोस्त जमशेद की ऑटो स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर आ गया। जमशेद दुकान पर ही था। उसने मुझे देखा तो काउंटर छोड़कर मेरे पास आकर बोला, ये क्या, कोई शिकार मार कर नहीं लाए? मंदिर के जंगलों में तो सांबर और हिरन बहुत होते हैं। मैंने रिक्शे से उतरते हुए कहा। मुझे देखकर हिरन सांबर भाग गए थे। जमशेद ने रिक्शे में मज़ीद झांक कर देखा और बोला, मैगजीन का थैला कहाँ छोड़ आए हो? मैंने कहा, जंगल में एक जगह सो गया था, कोई उठा कर ले गया। जमशेद बोला, चलो नहा धोकर कपड़े बदल लो, खाना इकट्ठे खाएंगे। जमशेद का मकान दुकान के ऊपर ही था। मैं ये पहले ही बता चुका हूँ कि जमशेद वहाँ अकेला ही रहता था। मैंने नहा धोकर कपड़े बदले। इस दौरान सोचता रहा कि रानी बाई के किले में मेरे साथ जो वाक़या पेश आया है उसके बारे में जमशेद को बताऊँ या उससे इस बात को राज ही रखूँ। आखिर मैंने यही फैसला किया कि राज मुझे अपने तक ही रखना चाहिए और जमशेद को कुछ नहीं बताना चाहिए। उसको बताने का कोई फ़ायदा भी नहीं था। मैं उसे बता भी देता तो उसने मुझे बुरा भला ही कहना था। तुम तो मुंबई के कुर्ब जवार में शिकार खेलने गए थे, झांसी की तरफ कैसे निकल गए और रानी बाई के आसेबिक किले में जाने की क्या ज़रूरत थी? वैसे भी जमशेद सीधा साधा सा शिकारी टाइप का दुनियादार आदमी था। इस किस्म की मादर राय अकल और माफूकुल फितरत बातों के बारे में वो मुझे कोई मुफीद मशवरा नहीं दे सकता था। फिरोज़ मुझे अपनी ज़िंदगी की पुरअसरार और दहशत खेज दास्तान सुना रहा था जिसे मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। मैं वही कुछ लिख रहा हूँ जो मुझे फ़िरोज़ ने सुनाया था। मैं अपनी तरफ से एक लफ्ज़ भी फालतू नहीं लिख रहा। फ़िरोज़ कहने लगा, मैंने
आपको अभी तक ये नहीं बताया कि पाकिस्तान बनने से पहले मैं पंजाब के किस शहर में रहता था और क्या करता था। मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन चूंकि अब वो शहर जहाँ मैं रहता था अब इंडिया में है, इसलिए उसका नाम बता देता हूँ। उस शहर का नाम अमृतसर था। मैं अमृतसर में जीटी रोड पर महसूल चौंगी के करीब एक आबादी मकबूलपुरे में रहता था। मेरी पैदाइश बटाले में हुई थी, लेकिन मेरे माँ बाप मेरे पैदा होने के 2 साल बाद अमृतसर आकर आबाद हो गए थे। मैं अपने माँ बाप की अकेली औलाद था। न मेरा कोई भाई था न बहन थी। मैं अमृतसर के स्कूल में 8वीं जमात में पढ़ता था कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया। मेरे मेरे वालिद ने थोड़ी सी ज़मीन और एक फलदार बाग छोड़ा था। मेरे चचा ने मेरी परवरिश की जिम्मेदारी उठा ली और यूँ बाग और ज़मीन की आमदनी पर कब्ज़ा कर लिया। मुझे ज़मीन और बाग से कोई दिलचस्पी नहीं थी। शुरू ही से मेरा मिजाज आवारागर्दी की तरफ माइल था और मैं जंगलों में घूम फिर कर शिकार खेलना चाहता था। मैंने एक छोटी बंदूक खरीदी थी जिसमें छर्रे की बजाय शलक पड़ते थे। मैं अपनी ज़मीन और बाग में घूम फिर कर परिंदों का शिकार किया करता था और 10वीं जमात तक ही पढ़ सका। इसके बाद अपने वालिद की दुकान संभाल ली। दुकान से काफ़ी आमदनी होने लगी। मैंने 2-4 नौकर रख लिए और इन्हें दुकान पर बैठाकर शिकार खेलने कभी किसी तरफ और कभी किसी तरफ निकल जाता था। अब मैं काफ़ी बड़ा हो गया था। मेरे चचा ने अपनी एक जगह मेरी शादी कर दी। मेरे यहाँ कोई औलाद न हुई। बीवी मेरी आवारागर्दी और शिकार के शौक़ से तंग आकर मुझसे तलाक लेकर अपने घर चली गई। मैंने भी खुदा का शुक्र अदा किया कि मैं ज़िंदगी आज़ादी से गुजारना चाहता था। जमशेद मेरा दोस्त बन गया था। उसे भी शिकार का शौक़ था। उसके बाप की मुंबई शहर में ऑटो स्पेयर पार्ट्स की दुकान थी। जमशेद को उसके वालिद ने मुंबई बुला लिया। जमशेद ने वालिद का कारोबार संभाल लिया। जब उसके वालिद का इंतकाल हो गया तो जमशेद मुंबई का ही होकर रह गया। मैं कभी कभी इससे मिलने मुंबई चला जाता था। इस तरह वक्त तो गुजरता चला गया। 1946 का साल आ गया। मुल्क के किसानों ने कायदे आज़म की क़यादत में पाकिस्तान के मुतालबे का ऐलान कर दिया था और तहरीक पाकिस्तान बड़े ज़ोर शोर से जारी थी। उसी सन 1946 के आखिरी अय्याम थे जब मैं अमृतसर से जमशेद के पास मुंबई आया हुआ था और मैंने रानी बाई के किले के बारे में दहशत अंगेज़ और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियाँ सुनी थी। और एक रोज़ इन खौफनाक रवायतों का खोज लगाने रानी बाई के किले की जानिब रवाना हो गया था और मेरे साथ 2 मावराए अकल और हैरत अंगेज़ वाक़यात पेश आए थे जो मैं पूरी तफसील से आपको बता चुका हूँ। अब मैं कहानी को आगे बयान करता हूँ। फिरोज़ एक लम्हे के तवक्कुफ़ के बाद कहने लगा, मैंने और जमशेद ने इकट्ठे बैठकर रात का खाना खाया। जमशेद मुझसे शिकार के बारे में बातें पूछने लगा। कहाँ कहाँ फिरे, रातें जंगल में कहाँ गुजारी, कोई शिकार क्यों नहीं मिला। इन सब बातों का मैंने एक ही जवाब दिया कि इस बार शिकार में मेरा जी नहीं लगा था और मैं ज़्यादातर जंगलों में घूमता फिरता रहा था। जमशेद ने मेरी तरफ घूर कर देखा और कहने लगा, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो फिरोज़। आखिर वो मेरा दोस्त था और मेरी तबीयत और मेरी नफ्सियात से वाकिफ़ था। इसने मेरे चेहरे की खामोशी से अंदाज़ा लगा लिया था कि मेरे साथ जंगल में कोई पुरस्कार वाक़या ज़रूर हुआ है। मैंने कहा, तुमसे मुझे कुछ छुपाने की क्या ज़रूरत है। अगर कोई ख़ास बात हुई होती तो मैं सबसे पहले तुम्हें बताता। फिर मैंने जानबूझकर गुफ्तगू का मौजू तब्दील करते हुए कहा, मुल्क के सियासी हालात बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। पाकिस्तान बनकर रहेगा। मास्टर तारा सिंह ने ऐलान कर दिया है कि हम पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। जमशेद बोला, मास्टर जी सिखों के सही लीडर नहीं है। कांग्रेस ने इन्हें वरगलाया हुआ है। मुझे डर है कि पंजाब में फसादात शुरू हो जाएंगे। मैं भी ऐसे ही सोच रहा था। मैंने जमशेद से कहा, तुम मुंबई में हो। मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटियन शहर है। शायद यहाँ कुछ ना हो, लेकिन पंजाब में बहुत खून खराबा होगा। मैं सोचता हूँ मैं अमृतसर अपने घर चला जाऊँ। जमशेद कहने लगा, वहाँ तुम्हारा कौन है। एक दुकान है, एक छोटा सा बाग है और थोड़ी सी ज़मीन है जिस पर तुम्हारे चचा ने कब्ज़ा कर रखा है। न तुम्हारा वहाँ माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहन है, न बीवी है, न बच्चे है। वहाँ जाकर क्या करोगे। मैं तो कहता हूँ कि मुंबई में मेरे पास ही रह जाओ। पाकिस्तान बन गया तो यहीं से पाकिस्तान चले जाना। मैंने कहा, ठीक है,
ठीक कहते हो तुम। तो अमृतसर में मेरा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे माँ बाप की कब्रें हैं। मैं पाकिस्तान जाने से पहले उनकी कब्रों पर फातिहा ज़रूर पढ़ना चाहता हूँ। जमशेद बोला, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। मैंने कहा, लेकिन अभी मैं मुंबई में ही रहूँगा तुम्हारे पास। कुछ देर तक हम बातें करते रहे। फिर मैंने उठते हुए कहा, आज मेरा दिल कोई फ़िल्म देखने को चाहता है। मेट्रो सिनेमा में शेर के शिकारी की एक अंग्रेज़ी फ़िल्म लगी हुई है। 9 बजे वाला शो अभी शुरू नहीं हुआ होगा। तुम भी मेरे साथ चलो, इकट्ठे फिल्म देखेंगे। जमशेद कहने लगा, आज सारा दिन गैराज में काम करता रहा हूँ, थक गया हूँ, तुम चले जाओ। रानी बाई के किले में और उसके बाद जंगल में मेरे साथ जो दहशतनाक वाक़यात गुजरे थे, उन्होंने मेरे जहन को काफ़ी परेशान किया था। मेरा दिल तफरी करने को चाहता था और वहाँ फ़िल्म ही मेरे लिए एक तफरी का ज़रिया थी। चुनांचे मैं जमशेद को उसके फ्लैट में ही छोड़कर फ़िल्म देखने चल पड़ा। 2 मंजिला बस में बैठकर मेट्रो सिनेमा पहुँच गया। और आप अगर आप कभी मुंबई गए हो तो आपको मालूम होगा कि मेट्रो सिनेमा मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के करीब भी वाक़ है और वहाँ अंग्रेज़ी फ़िल्में लगा करती थी। 6 बजे वाला शो खत्म होने में कुछ वक्त बाकी था। मैं सिनेमा के पास ही एक ईरानी होटल में चाय पीने बैठ गया। इस ज़माने में मुंबई में गुजराती, हिंदी और अंग्रेज़ी के अलावा उर्दू के भी 2-3 अखबार छाए होते थे, जो कि आज भी होते हैं, जिनमें रोज़नामा खिलाफत मुंबई के मुसलमानों में बड़ा मकबूल था। होटल में खिलाफत का एक पर्चा पड़ा था। मैं चाय पीते पीते हुए उसे पढ़ने लगा। उसमें भी यही लिखा था कि पाकिस्तान बर सगीर के मुसलमानों की सुनहरी मंजिल है और कायदे आज़म की बेलोस क़यादत में मुसलमान अपनी मंजिल को हासिल करके रहेंगे। मुझे सियासत से कभी दिलचस्पी नहीं रही थी, लेकिन एक मुसलमान होने की हैसियत से मैं ये भी चाहता था कि मुसलमानों का एक अलग इस्लामी मुल्क होना चाहिए, वो दीन इस्लाम की रोशनी में अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। मैंने घड़ी देखी। फिल्मों का आखिरी शो शुरू होने में आधा घंटा रह गया था। मैं उठकर मेट्रो सिनेमा आ गया। वहाँ आखिरी शो के लिए टिकट वाली खिड़की खुल चुकी थी। मैंने सेकंड क्लास का टिकट लिया और सिनेमा हॉल में आकर बैठ गया। हॉल में हल्की हल्की अंग्रेज़ी मौसीकी की आवाज़ आ रही थी। लोग आहिस्ता आहिस्ता हॉल में आ रहे थे। मैं अपनी सीट पर खामोश बैठा इन अजीब व गरीब और नाकाबिले यकीन वाक़यात पर गौर कर रहा था जो मेरे साथ गुजर चुके थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इस किस्म के वाक़यात हकीकी ज़िंदगी में भी पेश आ सकते हैं। ऐसी बातें तो ख्वाब में हुआ करती है, और वो भी डरावने ख्वाब में। मेरी आंखों के सामने बार बार किला रानी बाई के बड़े कमरे का वो मंज़र आ जाता था, जब मेरी आंखों के सामने एक खूबसूरत नाजुक अंदाम औरत को, जिसने महारानियों वाला हीरो का ताज पहन रखा था, एक तख्त पर लेटाकर कत्ल कर दिया गया हो, और फिर उसकी लाश गायब होकर धुआं बन गई हो, और उस धुएं ने औरत के जिस्म की शक्ल इख्तियार कर ली हो, और जर्दपोश आदमी ने उसे एक मर्तबान में बंद कर दिया हो। फिर मुझे वो खौफनाक मंजर याद आ जाता जब मैंने चबूतरे के शगाफ में से मर्तबान निकाल कर उसका ढक्कन खोल दिया था, और उसमें से हसीन व जमील औरत की रूह या बदरू एक चीख के साथ आज़ाद हो गई थी, और उसकी चीख से सारा जंगल लरस गया था। फिर मुझे ख्याल आता कि किस तरह वो बदरू जिंदा औरत की शक्ल में मेरे सामने ज़ाहिर हो गई थी, और मुझे मेरे दुश्मनों से बचाकर हवा में उड़ाती हुई दरिया पार एक पुराने खंडर में ले गई थी, और उसने मेरा शुक्र अदा करते हुए कहा था, तुमने मुझे रघु की कैद से आज़ाद कराकर मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है कि तुम इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। अब तुम्हारी ज़िंदगी की हिफाजत मेरा फ़र्ज़ बन चुका है। और फिर जब मैंने अब उसे कहा था कि मुझे तुम्हारी हिफाजत की ज़रूरत नहीं है और मुझ पर मेहरबानी करो कि मेरा पीछा छोड़ दो, मैं मुसलमान हूँ और मेरी ज़िंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में, तो उस हसीन और पुरस्कार औरत ने, जो अपने मकतूल जिस्म की बदरूह थी, कहा था, मैं भी इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ, लेकिन अल्लाह पाक का हुक्म है कि इंसान को जानबूझकर अपने आप को हलाकत में नहीं डालना चाहिए। मगर मैं उस बदरू के पास एक मिनट के लिए भी ठहरना नहीं चाहता था, इसलिए इसने मेरा बाजू पकड़ा तो मैंने उसे छुड़ाकर जंगल में दरिया की तरफ चल दिया। फिर मुझे वो हबशी याद आ गया जिसने जंगल में मुझ पर तलवार से हमला किया था, लेकिन ऐन वक्त पर किसी गैबी रूह ने इस सियाफाम हबशी को हलाक कर दिया था, और मैं वहाँ से डर कर दरिया की तरफ भागने लगा था। फिर मुझे वो मल्लाह लड़का याद आ गया जिसने मुझे कश्ती पर बैठाकर बैतालगढ़ पहुँचा दिया था,
और जब उसे किराए के पैसे देने के लिए उसकी तरफ मुड़ा तो मल्लाह लड़का कश्ती समेत गायब हो चुका था। ये सारे वाक़यात एक फ़िल्म की तरह मेरी आंखों के सामने से गुजर रहे थे। मेरे मेरे कान में एक हसीन और जमील औरत की आवाज़ अभी तक उस हसीन और जमील औरत की आवाज़ अभी तक गूंज रही थी, जब उसने मुझे खबरदार किया था कि मेरी ज़िंदगी खतरे में है और अब उसका फ़र्ज़ बन गया है कि वो मेरी जान की हिफाजत करे। ये सारी बातें मेरी अक्ल और फ़हम से बाहर थी, लेकिन जो कुछ मैं अपनी आंखों से देख चुका था इस पर मुझे यकीन करना ही पड़ रहा था। मैं इन्हीं परेशान ख्यालात के साथ अपनी सीट पर बैठा हुआ था कि अचानक सिनेमा हॉल की रोशनियां बुझ गई और पर्दे सीमी पर से रेशमी पर्दा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को उठने लगा। फिल्म फिर फिल्म शुरू हो गई। जंगल का सीन था। एक शिकारी शेर की तलाश में जंगल में चला जा रहा था। मेरा जहन कहीं और भटक रहा था। सिर्फ आंखें पर्दे सीमे पर थी। इतने में क्या देखता हूँ कि कोई आदमी सीटों के दरमियान झुककर चलता चला आ रहा है। वो एक लम्हे के लिए सीट पर बैठे हुए आदमी को देखता है और फिर आगे चल पड़ता है। उसका रुख मेरी तरफ था। जब वो मेरे करीब आया तो मैंने हॉल में हल्की हल्की रोशनी में उसे पहचान लिया। वो मेरा दोस्त जमशेद था। जमशेद ने भी मुझे पहचान लिया और मेरे कान के करीब मुंह ले जाकर बोला, फ़िरोज़, एक इमरजेंसी हो गई है, ज़रा बाहर आओ। मैं जल्दी से उठा और जमशेद के साथ सिनेमा हॉल से बाहर आ गया। जमशेद कुछ परेशान भी था और जल्दी में भी था। मैंने उससे पूछा, क्या बात है जमशेद? मैंने तुम्हें इतना परेशान कभी नहीं देखा। जमशेद जल्दी जल्दी चल रहा था। कहने लगा, परेशानी की कोई बात नहीं फ़िरोज़, बस मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद की ज़रूरत पड़ गई है। मैंने कुछ न कहा और मैं भी उसके पीछे पीछे तेज़ तेज़ कदमों से चलने लगा। दिल में दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह खैरियत ही हो। उस शख्स को अचानक मेरी क्या ज़रूरत पड़ गई? यह है कि मुझे यहाँ सिनेमा हॉल से लेने आ गया है। सिनेमा हाउस के बाहर उसकी पुरानी गाड़ी खड़ी थी। वो गाड़ी में आया था। उसने मुझे गाड़ी में अपने साथ बैठाया और गाड़ी स्टार्ट करके सिनेमा हॉल के अहाते से निकलकर मुंबई की एक सड़क पर रवाना हो गया। मैंने एक बार फिर इससे पूछा, भाई कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? तुम्हें मेरी मदद की क्या ज़रूरत पड़ गई है? सड़क कुशादा थी, ट्रैफिक ना होने के बराबर था। जमशेद गाड़ी काफ़ी तेज़ चला रहा था। कहने लगा, बात यह है कि दुबई की एक पार्टी अचानक आ गई है। उसके 80,000 रुपये का सौदा तय पा गया है। रकम मैंने वसूल कर लिया। पार्टी को माल ला कर देना है। मैंने माल एक खुफिया जगह पर छुपा कर रखा हुआ है। उस खुफिया जगह से माल बाहर निकालने के लिए एक एतबारी आदमी की ज़रूरत है। पहले इस काम के लिए मेरा मुलाजिम अब्दुल मेरे साथ जाता था। वो कमबख्त आज ही अपनी बीमार माँ की खबरगिरी करने नासिक चला गया है। किसी दूसरे आदमी को मैं अपने साथ नहीं ले जा सकता। अचानक मुझे तुम्हारा ख्याल आ गया, बस इतनी सी बात है। जमशेद ने पहले मुझे कभी नहीं बताया था कि वो इस किस्म के माल का कारोबार भी करता है जिसको उसे किसी खुफिया जगह छुपा कर रखना पड़ता है। मैं समझ गया कि ये मंशियात वगैरह का मामला है। गाड़ी मुंबई के से बाहर एक खुली सड़क पर पूरी तेज़ रफ्तारी से जा रही थी। मैंने जमशेद से अनजान बनकर पूछा, ये किस किस्म का माल है जिसको तुम खुफिया जगह पर छुपा कर रखते हो? जमशेद ने गाड़ी को एक और निस्बतन वीरान सड़क पर डालते हुए कहा, यार अब तुम मुझे जलील करने की कोशिश ना करो। मैं बता दूंगा तुम्हें कि माल क्या है। पार्टी बड़ी सॉलिड है और उसे अचानक माल की ज़रूरत पड़ गई है। 80,000 रुपये की रकम 1946 में बहुत बड़ी रकम थी। मुझे दिल में अफसोस ज़रूर हुआ कि मेरा दोस्त ये किस मजमूम धंधे में पड़ चुका है। मैं इसका जिगरी दोस्त हूँ और उसने मुझसे भी ये बात पोशीदा रखी। मैं खामोश हो गया और कोई बात ना की। मुझे खामोश देखकर शायद जमशेद को अपनी गलती का एहसास हुआ। गाड़ी उस वक्त शहर की मज़ाफ़ाती आबादियों को छोड़कर एक वीरान इलाके में दाखिल हो चुकी थी, जहाँ इधर उधर झाड़ियाँ और ताड़ के दरख्त रात की तारीकी में आसमान की तरफ उठे हुए दिखाई दे रहे थे। जमशेद कहने लगा, तुम दिल में ज़रूर मुझे बुरा भला कह रहे होंगे। मैंने आज तक तुमसे ये बात क्यों छुपाए रखी? ये मेरी मजबूरी थी। मैं तुम्हें इतना ही कहूँगा कि एक आदमी की वजह से मैं इस काम में फंस गया कि कोशिश के बावजूद इस दलदल से निजात हासिल नहीं कर सका। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं इस काम से तौबा कर लूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भारी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। गाड़ी वीरान इलाके के कच्चे रास्ते पर उछलती हुई चली जा रही थी।
3-4 मोड़ घूमने के बाद जमशेद ने एक जगह गाड़ी रोक दी। अचानक एक जगह गाड़ी रोक ली। गाड़ी की बत्तियां रोशन थी और इसकी रोशनी के सामने एक गोदामनुमा इमारत पर पड़ रही थी। जमशेद ने बत्तियां गुल कर दी और गाड़ी से उतरते हुए बोला, माल इस शेड के अंदर है। यह एक वीरान सा शेड था। खड़खड़ इसका दरवाज़ा उखड़कर एक तरफ गिरा पड़ा था। जमशेद ने जेब से टॉर्च निकालकर रोशनी कर ली थी। जगह जगह ईंटों और पत्थरों के ढेर पड़े थे। एक जगह लोहे की जंग खुर्दा गोल पहिए वाली कोई टूटी फूटी मशीन पड़ी थी। इसकी दूसरी जानिब फर्श पर पत्थर की एक सियाह सील रखी हुई थी। जमशेद ने टॉर्च रोशन करके एक तरफ इस तरह रख दी कि इसकी रोशनी पत्थर की भारी सील पर पड़ रही थी। फिर वो लोहे की जंग खुर्दा मशीन के पास गया और उसके नीचे से रस्सी का एक बड़ा सा गुच्छा उठा ले आया। रस्सी का गुच्छा उसने पत्थर की सील के पास ही रख दिया और बोला, फिरोज़ मेरे साथ लगकर इस सील को एक तरफ हटाओ। पत्थर की सील काफ़ी वजनी थी। हम दोनों ने मिलकर उसे बड़ी मुश्किल से एक तरफ को सरकाया। जमशेद ने टॉर्च उठाकर उस गोल सुराख के अंदर रोशनी डाली जो पत्थर की सील के नीचे नमूदार हुआ था। कहने लगा, माल नीचे ईंटों के ढेर के नीचे बटन के एक चौकोर डिब्बे टीन के एक चौकोर डिब्बे में पड़ा है। तुम सिर्फ इतना करो कि नीचे उतर कर डिब्बा ऊपर ले आओ। मैं नीचे रस्सी लटकाता हूँ। रस्सी को मैं ऊपर से पकड़े रखूँगा। उसने रस्सी का गुच्छा खोला तो वो रस्सी की एक सीढ़ी थी। उसने रस्सी की सीढ़ी नीचे तहखाने में लटका दी और उसका दूसरा सिरा अपने जिस्म के गिर्द लपेट लिया। मैंने नीचे झाँक कर देखा। नीचे कोई 15 फीट की गहराई में ईंटों की एक ढेरी नज़र आ रही थी। जमशेद बोला, फिक्र ना करो, मैंने रस्सी को अपने जिस्म के गिर्द मजबूती से लपेट लिया है। अब्दुल भी इस तरह नीचे उतरा करता है। जमशेद का बदन भारी था और इस मामले में वो मुझसे दुगनी ताकत वाला था। उसने रस्से का सिरा बिल्कुल ऐसे ही जिस्म के गिर्द लपेट रखा था जिस तरह रस्सा कशी के खेल में सबसे आखिरी आदमी ने रस्सा जिस्म के गिर्द लपेटा होता है। उसने रस्सा अपने दोनों हाथों में लेकर अपना एक पाँव आगे को जमा लिया था। वह एक हाथ से नीचे तहखाने में टॉर्च की रोशनी डाले हुए था। मैंने रस्से को पकड़कर और उसके छोटे छोटे जीने पर पाँव रखता नीचे उतरने लगा। तहखाने की फिज़ा में अजीब किस्म की नागवार बू फैली हुई थी। ऊपर से जमशेद कह रहा था, ईंटों के ढेर की दाएं जानिब 2-4 ईंटों के नीचे टीन का चौकोर डब्बा पड़ा है। बस उसे उठाकर वापस ऊपर चढ़ आना। मैं टॉर्च की रोशनी डालता हूँ। जमशेद मेरा ऐसा जिगरी यार था कि उसकी खातिर मैं बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकता था। ये तो महज एक 15 फीट गहरे अंधेरे तहखाने में उतरने की बात थी। कुछ ही देर बाद मेरे पाँव नीचे ईंटों के ढेर से टकराए। इस ऊपर से टॉर्च की रोशनी पड़ रही थी। मैंने रस्सी की सीढ़ी को छोड़ दिया और ईंटों की ढेर की दूसरी तरफ आ गया। ऊपर से जमशेद की आवाज़ आई, बस इसी जगह अलग से 4 ईंटें पड़ी है। टीन का डब्बा इन ईंटों के दरमियान रखा हुआ है। मैंने झुककर देखा, वहाँ कुछ ईंटें ज़रूर पड़ी थी। मैंने इन्हें दोनों हाथों से उठाकर एक तरफ फेंका। उनके नीचे सिवाय मज़ीद ईंटों के और कुछ भी नहीं था। मैंने जमशेद को आवाज़ देकर कहा, यहाँ कोई डब्बा नहीं है। ऊपर से जमशेद की आवाज़ आई, दूसरी तरफ देखो, शायद वहाँ पड़ा होगा। मैं ईंटों के ढेर की दूसरी जानिब आ गया। वहाँ भी 10-12 ईंटों को हटाकर देखा। वहाँ भी नीचे सिवाय ईंटों और पत्थरों के और कुछ नहीं था। मैंने दोबारा जमशेद को आवाज़ दी और कहा, यहाँ भी कुछ नहीं है। ऊपर से जमशेद की आवाज़ आई, ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद डब्बा माल से भर कर यहाँ रखा था। ज़रा अच्छी तरह से देखो। जमशेद ने ऊपर से टॉर्चों की रोशनी डाल रखी थी। मैंने उसकी रोशनी में ईंटों के ढेर के चारों तरफ से ईंटों को हटा कर देखा, मगर वहाँ मुझे कोई डब्बा नज़र न आया। मैंने कहा, जमशेद याद करो, तुमने डब्बा किसी दूसरी जगह तो नहीं छुपाया था? ऊपर से जमशेद ने कहा, ऐसा करो, कोने में जाकर देखो, कहीं मैंने गलती से कोने में ना रख दिया हो। उसने टार्चों की रोशनी कोने की तरफ फेंकी। कोने में भी ईंट पत्थर बिखरे हुए थे। मैं कोने में जाकर झुक कर देखने लगा। अचानक टार्च की रोशनी बुझ गई।
बिल्कुल ऐसे जैसे घरों में कभी कभी अचानक बत्ती चली जाती है। मैंने झुंझलाकर कहा, टार्च क्यों बुझा दी? टार्च रोशन करो, मुझे अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आता। जमशेद ने कोई जवाब न दिया। इसके साथ ही मुझे कुएंनुमा तहखाने के मुंह पर पत्थर की भारी सील रखने की आवाज़ सुनाई दी। मैं दौड़कर उस जगह आ गया जहाँ छत का सुराख था। इस सुराख की सील से बंद हो चुका था। मैंने चिल्लाकर कहा अंधेरे में मैंने चिल्लाकर कहा, जमशेद, ये मजाक मुझे पसंद नहीं। सील को हटाओ और टॉर्चों की रोशनी डालो, मुझे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। मैं इसे मजाक समझ रहा था, मगर बहुत जल्द मुझ पर यह हौलनाक इंकशाफ हो गया कि यह मजाक नहीं था। ऊपर से जमशेद ने कोई जवाब न दिया। मैंने इसे 2-3 बार आवाज़ें दी, मगर जमशेद तो जैसे तहखाने के मुंह पर पत्थर की भारी सील रख कर जा चुका था। मैंने दोनों हाथ फिजा में इधर उधर हिलाए कि अगर रस्सी लटक रही हो तो उसके सहारे ऊपर चढ़कर पत्थर की सील को हटाने की कोशिश करूं, मगर वहाँ कोई रस्सी लटकी हुई नहीं थी। तहखाने का मुंह बंद करने से पहले जमशेद ने रस्सी को ऊपर खींच लिया गया था। यकीन करें, मैं सन्नाटे में आ गया। मैं कभी यकीन नहीं कर सकता था कि जमशेद भी ऐसी हरकत कर सकता है कि मुझे तहखाने में बंद करके चला जाए। मैं तहखाने के घुप अंधेरे में हैरान और परेशान, बिल्कुल साकित खड़ा ऊपर देख रहा था। मैंने एक बार फिर जमशेद को आवाज़ें देनी शुरू कर दी। जमशेद, बस काफ़ी मजाक हो चुका, मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर निकालो। लेकिन ऊपर कोई होता तो मुझे जवाब देता। ऊपर तो मौत की खामोशी छाई हुई थी। तब मुझे यकीन करना ही पड़ा कि जमशेद मुझे तहखाने में छोड़कर जा चुका है। मगर उसने मगर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या वो पागल हो गया है? ज़रूर वो पागल हो गया है। इसके दिमाग का कोई पुर्जा ढीला हो गया है, वरना वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता था कि मुझे गाड़ी में बिठाकर इस वीरान जगह पर लाए और तहखाने में बंद करके चला जाए। जब मुझे यकीन हो गया कि जमशेद ने अपने होश व हवास में ऐसा नहीं किया, तो मैंने वहाँ से निकलने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। पहले तो मुझे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में ईंटों पत्थरों के ढेरों के खाके उभरना शुरू होने लगे। मैं इस बात की तस्दीक करना चाहता था कि क्या वाकई जमशेद ने यह मंशियात का कोई डब्बा छुपाया हुआ था या नहीं। मैंने अंधेरे में ही कोने में ईंटों को इधर उधर हटाकर देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। इस तरह मैंने चारों कोनों की छानबीन की। किसी भी जगह मुझे वो टीन का डब्बा ना मिला जिसको हासिल करने की खातिर जमशेद मुझे वहाँ से लाया था। तो ये तो क्या हुई, ये सब इसकी साजिश थी? मगर उसे ये जाल बिछाने की क्या ज़रूरत थी? मैं तो उसका जिगरी दोस्त था, उसने ऐसा क्यों किया? फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि जमशेद की अक्ल ठिकाने नहीं रही। मैंने इधर उधर से ईंटें लाकर जहाँ छत का मुंह था और जो पत्थर की सिल से बंद था, उसके बिल्कुल नीचे जो ईंटों से की छोटी सी ढेरी थी, वहाँ ईंटों को जोड़ना शुरू कर दिया ताकि जब ढेरी ज़रा ऊंची हो जाए तो मैं उस पर खड़े होकर पत्थर की सील को हटाने की कोशिश करूं। अंधेरे में किसी वक्त नज़र आता था और किसी वक्त तो कुछ भी नज़र नहीं आता था। लेकिन मैं संभल संभल कर बड़ी एहतियात से के साथ डेयरी के ऊपर चढ़कर बैठ गया। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उठकर खड़ा हो गया। मैंने दोनों हाथ ऊपर बुलंद किए। मेरे हाथों की उंगलियां छत के दाने पर रखी हुई पत्थर की सील को छूने लगी थी, लेकिन मैं ज़ोर लगाकर सील को किसी तरफ खसका नहीं सकता था। इसके बावजूद मैंने सील को एक तरफ खसकाने के लिए ज़रा सा ज़ोर लगाया तो ईंटें मेरे पाँव के नीचे से निकल गई और मैं धड़ाम से ईंटों के साथ ही एक तरफ गिर पड़ा। मेरे मेरे एक घुटने में जो छिल गया था और दर्द करने लगा था। मेरे एक मेरे एक घुटने में मोच आ गई जो छिल गया था और दर्द करने लगा था, मगर इस वक्त मैंने दर्द की परवाह किए बगैर दोबारा ईंटों की ढेरी बनानी शुरू कर दी। मुझे काफ़ी वक्त लग गया। जब दोबारा ईंटों की ढेरी 2-2.5 फीट ऊंची हो गई तो मैं वहाँ से पहले से ज़्यादा एहतियात के साथ इसके ऊपर चढ़कर बैठ गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू किया। जैसे ही मैं अपने पाँव पर खड़ा हुआ, ईंटें एक जगह से हिली और मुझे साथ लेकर सारी ईंटें नीचे गिर पड़ी। मैं सख्त मायूसी के आलम में वहीं सर झुका कर बैठ गया और खुदा से दुआ मांगने लगा कि वो मुझे इस मुसीबत से निकाले। लेकिन मुकद्दर में जो लिखा हुआ था
होना ही था। एक तो मुझ पर एक नागानी मुसीबत नाजिल हो गई थी, दूसरे मुझे ये सदमा भी था कि जमशेद जो मेरा इतना अच्छा और अजीज़ दोस्त था, उसके ने मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों किया। क्या वाकई वो पागल हो गया था। तय खाने में उतरते वक्त तो मुझे फ़िज़ा में जो नागवार बू महसूस हुई थी वो अब मुझे महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन अंदर बंद होने की वजह से मुझे सांस लेते वक्त घुटन महसूस होने लगी थी। मैंने उठकर एक बार फिर बाहर निकलने की कोशिश शुरू कर दी। वहाँ जितने ईंट पत्थर बिखरे पड़े हुए थे मैंने सारे उठाकर छत की सील के नीचे डेयरी पर जमा कर दिए। इसके बावजूद डेयरी 2-2.5 फीट से ज़्यादा ऊंची न हुई और सिर्फ मेरी उंगलियां ही पत्थर की सील को छू छू रही थी। सिर्फ उंगलियों से इतनी भारी सील को तय खाने के मुंह के ऊपर से परे नहीं हटाया जा सकता था। इस ख्याल से कि शायद वहां से ऊपर जाने का कोई खुफिया रास्ता भी हो, मैं अंधेरे में दीवारों को हाथ फेर फेर कर देखने की कोशिश करने लगा। अचानक मेरा हाथ एक इंसानी खोपड़ी से टकराया जो दीवार में से आधी बाहर को निकली हुई थी। मैं डर कर जल्दी से पीछे हट गया और आंखें सिकुड़ कर तारीकी में खोपड़ी को तकने लगा। अजीब बात है कि खोपड़ी 1-2 सेकंड के बाद मुझे बिल्कुल साफ नज़र आने लगी थी। इस इंसानी खोपड़ी का मुंह खुला था, आंखों की जगह जो दो तारीख गड़े पड़े थे। मैंने हैरान हो रहा था कि इस दीवार में ये खोपड़ी कहाँ से आ गई है। क्या किसी ने किसी इंसान को कत्ल करने के बाद उसकी लाश को दीवार में चुनवा दी थी। लेकिन ऐसी सूरत में दीवार में इंसानी पिंजर भी होना चाहिए था, जबकि दीवार में सिर्फ वो खोपड़ी ही नज़र आ रही थी। मेरे जहन में तरह तरह के तोहमात पैदा होने लगे थे। कहीं इस तय खाने में तो किसी बदरू का बसेरा नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि जबकि तय खाने में बाकी हर जगह गहरी तारीकी थी, तो फिर इस खोपड़ी में रोशनी कहाँ से पड़ रही थी। इससे पहले वहाँ रोशनी का निशान तक नहीं था। मेरे हाथ लगाने के बाद खोपड़ी पर धीमी धीमी रोशनी सी आ गई थी। मैं खौफज़दा नज़रों से दीवारों में से उभरी हुई खोपड़ी को देख रहा था। अचानक मुझे फंकार की आवाज़ सुनाई दी। यह किसी सांप की फुंकार थी और बड़ी गुस्सैली और गजबनाक आवाज़ थी। मैं 2 कदम पीछे हट गया। मेरी खौफज़दा नज़रें खोपड़ी पर जमी हुई थी, क्योंकि मुझे फनकार की आवाज़ इस खोपड़ी में से आती हुई महसूस हो रही थी। इसके साथ ही मैंने एक मंजर देखा जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि खोपड़ी के मुंह से एक काला सांप और एक और उसका अपना फन खोलकर खोपड़ी की पेशानी पर डसना शुरू कर दिया। खोपड़ी के हलक में से ये खोपड़ी के हलक में से कराने की बड़ी दर्दनाक आवाज़ें निकलने लगी। अब मैं वाकई बहुत खौफज़दा हो गया था और खौफ से मैंने दौड़कर सामने वाली दीवार के पास जाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पाँव आधी बाहर निकली हुई इंसानी खोपड़ी के ऊपर कुंडली मारकर बैठा था। उसका फन फैला हुआ था। उसके होठ होठों उसके होठों पर सुर को खून लगा हुआ था। वो मेरी तरफ देख रहा था और थोड़ी देर बाद फनकार रहा था। फिर अचानक सांप ने मेरे ऊपर छलांग लगा दी। मेरे हलक से एक चीख निकल गई। दूसरे लम्हे मैंने देखा जैसे ही सांप मेरे चेहरे से टकराया, किसी ने एकदम उसे दुम से पकड़कर दीवार के साथ पटक दिया। सांप के दीवार के साथ सांप जैसे ही सांप मेरे चेहरे से